ट्रंप जो है वो उसने आते साथ ही ये कहा है कि जनाब सबसे पहले जो फैलनी के मुर्तकिब हुए हैं, जो ओवर स्टे कर गए हैं उनकी क्या हैसियत होगी, और जो पेंडिंग असाइलम में उनकी क्या हैसियत होगी। यानी पहले वो अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल लोगों को भी टारगेट नहीं कर रहा है, जी तो उन लोगों को जिनका जुर्म जी वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको ट्रेस आउट करना आसान है। उनका ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ बिल्कुल है ऐसा और लीगल प्रोसेस भी उनका ऐसी है, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी उन पे जो बाकी जो लोग होंगे जो जिनका जुर्म का रिकॉर्ड नहीं है और इनका स्टे जी इलीगल जी है, जी उन लोगों को मेरे ख्याल में ये डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट कोर्ट ऑर्डर। जी इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमेरिका जो है वो इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चैंपियन है। तो तकरीबन 1.5 मिलियन इस तरह के लोग हैं जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उनका, उनको भी मेरे ख्याल में ट्रेस करते हुए 4 साल लग जाएंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा उन लोगों का जिन पे कोर्ट के ऑर्डर है और वो नहीं गया। नेक्स्ट टारगेट वही लोग होंगे वो जो तबलीगी हजरात कहते हैं अपनी कारगुजारी बयान जी, करें। हमने अपने इदारे की बुनियाद रखी है अमन की। साथ एक चैलेंज और भी है। आपको कुछ ऑप्शंस बता दें, अगर कोई बंदा फैमिली समेत आना चाह रहा हो, और EB1 वीज़ा है, E2 वीज़ा है और EB3 वीज़ा है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के लिए, और R1 वीज़ा है। तीसरा ऑप्शन है B1 B2 वीज़ा का, विजिट वीज़ा पे आप आते जाते रहे। सबसे आसान तरीन रास्ता इस वक्त जिन लोगों के पास पैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद आप लोगों की परज़ोर फरमाइश पे। आज मैं सजाद मदनी साहब के साथ फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों ने ख्वाहिश की थी कि सजाद भाई को फिर बुलाएं, तो सजाद भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। अभी हम गपशप करेंगे। आज कोई और दिलचस्प मौजू हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने व्लॉग्स जो बनाए थे उसमें हमने इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड, आज जनरल गपशप करते हैं इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू गवर्नमेंट आई है और लोगों के बहुत से कंसर्न हैं कि यानी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिसीज़ अबाउट इमिग्रेशन। बहुत शुक्रिया शकूर भाई। मुझे अभी सिर्फ यहाँ आए हुए 2.5 साल हुए हैं और जब मैं अमेरिका नहीं आया था तो पाकिस्तान में रह के हम भी मुख्तलिफ़ किस्म की राय कायम करते थे अमेरिका के बारे में, लेकिन अंदाज़ा हुआ कि जब तक आप यहाँ आते नहीं हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ सोसाइटी का आप एक्टिव जो है वो हिस्सा नहीं बनते, तब तक चीज़ें पूरी तरह आप पे आश्कार नहीं होती, आपकी समझ में नहीं आती। इस मर्तबा जो गवर्नमेंट बनी है वो रिपब्लिकन पार्टी की बनी है और उसमें भी सदर ट्रंप जो हैं वो दूसरी मर्तबा अमेरिका के 47वें सदर हुए हैं। आने से पहले ही उन्होंने जो अपनी इंतखाबी रैलीज़ थी, जो जलसे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए और हमने देखा कि जैसे ही वो ऑफिस पहुँचे तो ओवल ऑफिस में पहुँचने के बाद उन्होंने पहले दिन 100 से ज़्यादा एग्जेक्टिव जो ऑर्डर्स थे वो साइन किए। उसके बाद से यहाँ पे जो आइस है, इमिग्रेशन का जो महकमा है, उसने बाज़ाब्ता तौर पे अब रेड्स करनी शुरू कर दी हैं। न्यूयॉर्क सिटी में इस हवाले से खासा खौफ पाया जाता है। पहले कॉनी आइलैंड एवेन्यू लिटिल पाकिस्तान में बड़ी जो है वो रौनकें होती थी, हमें हर जगह जो है वो लोग दिखाई देते थे, लेकिन अब ख़ास तौर पे जो है वो ऐसे लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आए, वो आपको आम तौर पे अब चाय के होटलों पे या मुख्तलिफ जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं उस पर कम दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तवातुर के साथ खबरें मौसूल हो रही हैं कि डिपोर्टेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि डेमोक्रेट्स के दौर में बहुत बड़ी तादाद को अमेरिका आने की इजाज़त मिली और डेमोक्रेट्स की हुकूमत ने उन्हें यहाँ पे बहुत सारी सहूलतें दी। हमने न्यूयॉर्क सिटी में देखा कि उन्हें मैनहट्टन के बड़े होटलों में ठहराया गया और उनको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए गए कि जिसमें $10,000 तक का बैलेंस होता था कि जनाब आप जाएं और जाके अपनी ग्रोसरी लें, अपनी जो भी ज़रूरी अशिया आपको ख़रीदनी है वो आप ख़रीदें। और यहाँ कॉनी आइलैंड एवेन्यू पे भी एक होटल जो है पिछले 3-4 साल से आपने देखा कि वो पूरी तरह उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए मखसूस किया हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ हमें शहर में जराइम में भी इजाफा देखने को आया और ख़ास तौर पे ये साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के मुल्कों से जो आए हुए इमिग्रेंट्स थे, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो कई जराइम पेश अफराद भी अमेरिका आ गए और फिर उन्होंने यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में और शिकागो में और दूसरी कई रियासतों में वो जनाब वाला बिला खौफ व ख़तर इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए। पुलिस रिपोर्ट्स करती रही लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ट्रंप जो है वो उसने आते साथ ही ये कहा है कि जनाब सबसे पहले जो फैलनी के मुर्तकिब हुए हैं, कि जिनके ऊपर
कोई जो है वो चार्ज लगाया जा चुका है और वो इल्लीगल भी हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको सबसे पहले यहाँ से बेदखल किया जाए। और रोज़ाना की बुनियाद पे ट्विटर पे आइस का अकाउंट मौजूद है, मैं रोज़ाना चेक करता हूँ, वो बताते हैं कि जनाब आज हमने 1500 लोगों को गिरफ़्तार किया है और 400 लोगों को डिपोर्ट किया है। हाल ही में आप देखें कि इनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कोलंबिया जो कि एक करीबी मुल्क है जिसके साथ जो है अमेरिका के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, वहाँ से बहुत सारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, फ्रूट, सब्ज़ियाँ और ख़ास तौर पे जो है वो अंडे वगैरह वहाँ से अमेरिका आते हैं और उसको अमेरिका का अलाय होने का जो है वो स्टेटस हासिल है, वहाँ पे अमेरिकी अड्डा भी मौजूद है। इन्होंने 2 जो है वो फ़ौजी जहाज़ इल्लीगल इमिग्रेंट्स के भर के कोलंबियन लोगों के वापस भेजे। तो वहाँ पे हाल ही में एक सोशलिस्ट जो एक पॉपुलर लीडर हैं वो जनाबे वाला इक़्तिदार में आए हैं, तो उन्होंने अपने तौर पे बड़ी बहादुरी दिखाई और उन्होंने कहा कि जनाब हम ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में गए थे इनको हम वापस नहीं लेंगे, और उन्होंने जहाज़ों को वहाँ पे लैंड करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो उसके ऊपर फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का ये रद्द-ए-अमल था कि इन्होंने ना सिर्फ उनके ऊपर 25% टैरिफ जो है वो लगा दिया, बल्कि फौरी तौर पे एम्बेसी वहाँ बंद कर दी और इन्होंने कहा कि वहाँ की हुक्मरान जमात समेत जितने भी वहाँ के ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनके वीज़े जो है वो रिवोक कर दिए जाएं। ये इतना बड़ा रद्द-ए-अमल था कि वहाँ की गवर्नमेंट चंद घंटे भी इसके ऊपर नहीं ठहर सकी और वो फ़ौरन जो है घुटनों पे आ गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहा कि जी हमें आपकी तमाम शराइत मंजूर हैं। तो इसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इनके अज़ाइम हैं, जो इनके इरादे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, मजबूत है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो परेशानी है। लेकिन ये परेशानी उन्हीं के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि जो इल्लीगल हैं, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो वीज़ा लेकर इस मुल्क में आए हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। ख़ास तौर पे वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई या इंडिया से, बांग्लादेश से या दुनिया के दूसरे ममालिक से जो यहाँ आए और असाइलम वगैरह अप्लाई किया है और उनके पास USCIS की रिसीट जो है वो मौजूद है, वो भी लीगल इमिग्रेंट ही कंसिडर होंगे, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सजाद भाई, यहाँ पे मैं लोगों को समझाते समझाते थक गया, लोग बहुत डरे हुए हैं कि अमूमन लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो डर रहे होते हैं कि भाई किस किस को निकालेंगे, ये कौन कौन से लोग उनके टारगेट पर है। पहला जो ड्राइव चल रहा है वो है जो जराइम पेशा अपराध है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिनका इलीगल स्टे है और जिनका जुर्म का रिकॉर्ड है, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। यानी पहले वो अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल लोगों को भी टारगेट नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को जिनका जुर्म वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको, क्योंकि उनको ट्रेस आउट करना आसान है, उनका ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उनको ढूंढना और पकड़ना और लीगल प्रोसेस भी उनका ऐसी है क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी उन पे जो है वो फैसला सुना दिया है, तो इनको डिपोर्ट करना ऐसी है। बाकी जो लोग होंगे जो जिनका जुर्म का रिकॉर्ड नहीं है और इनका स्टे इलीगल है, उन लोगों को मेरे ख्याल में ये डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट कोर्ट ऑर्डर। इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमेरिका जो है वो इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चैम्पियन है। ये पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसकी कोशिश होती है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहाल रखा जाए और उनका एहतराम किया जाए, तो ख़ुद यहाँ पे भी उस बात का ख्याल रखा जाता है। तो जो यहाँ पे लीगल इमिग्रेंट्स हैं, खा वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी में आए हैं, अगरचे उन्हें अभी तक जो है वो ग्रीन कार्ड नहीं मिला, लेकिन वो लाइन में लगे हैं, वेटिंग प्रोसेस में उनका नाम शामिल हो चुका है, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने असाइलम भी फ़ाइल किया है और उसके पास USCIS की रिसीट जो है वो मौजूद है, तो ये भी फ़िलहाल जो है वो लीगल स्टे के ज़ुमरे में ही आते हैं। इन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक इनके केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब जो है वो इनके बारे में कुछ होगा। और उसमें भी अगर जो है वो आप USCIS के एजेंट के पास जाके वहाँ पे इंटरव्यू में भी फ़ेल हो जाते हैं, तब भी आपके पास चांस होता है कि एक मरतबा आप कोर्ट के पास जाएंगे, वहाँ पे आपकी 2 हेयरिंग्स होंगी, तब आपका फ़ाइनल डिसीजन होगा। तो जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, मेरे ख्याल से उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने साथ अपना पासपोर्ट कैरी करें और जो आपके पास USCIS की रिसीट है या सोशल सिक्योरिटी, वर्क ऑथराइजेशन, इस किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर साथ नहीं रख सकते तो कम से कम इनकी स्कैन कॉपी अपने फ़ोन में रखें, ताकि अगर किसी वक्त इमिग्रेशन या आइस के अहलकार आपसे रब्ता करें तो आपके पास अपना स्टेटस साबित करने के लिए चीज़ें मौजूद हों। सही। अच्छा, जिस तरह सजाद भाई ने बताया
अभी यानी सबसे बड़ा जो टारगेट पर हैं, सबसे बड़ा कंसर्न जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है इलीगल क्रिमिनल लोग जो यहाँ पे रहते हैं लैटिन अमेरिका से, वो आते हैं, वो कसदन जो है वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि वो इस तरह की इलीगल ट्रेड और ड्रग्स के बिज़नेस से वाबस्ता होता है। तो इसलिए उनके लिए आसान होता है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड होके आते जाते रहे, वो आते जाते रहते हैं, टैक्स पे नहीं करते, उनको फिर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो तकरीबन 1.5 मिलियन इस तरह के लोग हैं जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उनका, उनको भी मेरे ख्याल में ट्रेस करते हुए 4 साल लग जाएंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको ट्रेस करना, पकड़ना और इनको डिपोर्ट करना। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा उन लोगों का जो यहाँ पे आए हैं और उन पे कोर्ट के आर्डर हैं, यानी इलीगल स्टे है, और कोर्ट ने भी उनको कहा है कि भाई यहाँ से निकलो, वो नहीं निकल पा रहा है, वो भी तकरीबन 1 मिलियन के आसपास लोग हैं, तो उनको भी ट्रेस करना नेक्स्ट स्टेज वही होगा। फिर बाद में वो लोग आएंगे जो इलीगल हैं और कोर्ट ने उनको ऑर्डर नहीं दिए, फिर यानी थर्ड कैटेगरी में, थर्ड ड्राइव में वो लोग आएंगे। तो फिलहाल यानी उन लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं और इनको आसानी से भेज सकते हैं। बाकी लोगों को अमेरिका से बाहर भेजना बड़ा चैलेंज होगा ट्रम्प के लिए भी। तो सज्जाद भाई के 2.5 साल हो चुके हैं। सज्जाद भाई से पूछते हैं कि आपका फैसला दुरुस्त था अमेरिका आने का। सज्जाद भाई, आपके हो गए हैं अराउंड अबाउट 2.5 साल अमेरिका में, तो कि क्या अचीवमेंट है आप अपनी यानी कारगुजारी, वो जो तबलीगी हज़रात कहते हैं, अपनी कारगुजारी बयान करें। पिछले तकरीबन मैंने 20 साल पाकिस्तान में शदीद मेहनत की। अमेरिका जब मैं आया तो शुरू के दिन तो वाकई बड़े मुश्किल थे। ये बहुत दूर है एक तो ये मुल्क, और फिर दूसरा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई बहुत ज़रा जान पहचान नहीं थी। तो इब्तदाई तौर पे वाकई मुझे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर किसी जो भी नया इमिग्रेंट यहाँ पे आता है उस सबको इस मरहले से गुजरना पड़ता है। वो सारा एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान का था वो यहाँ पे किसी काम नहीं आया, नए सिरे से मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब अल्लाह की रहमत से 2024 के अख्ताम पर चीज़ें ज़रा आसान होना शुरू हो गई। आप और आप जैसे मज़ीद कई अच्छे दोस्तों के कहने पर, उनके मशवरे पर, उनके ताउन से हमने अपने इदारे की बुनियाद रखी है अमन की, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो रजिस्टर्ड हो चुका है अमेरिकन गवर्नमेंट से। उससे सारे जितने भी होते हैं कागजी कार्रवाई उसकी मुकम्मल हो चुकी है, और अब हम जो है वो अपने विज़न को आगे लेके जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह इस हवाले से हमें कामयाबी मिले। उसे बनाने का मकसद भी यही है कि जो मुश्किलात आपको या मुझे उठानी पड़ी वो हमारे नए आने वाले दोस्तों को ना सहनी पड़े। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के काम आ सकें। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छा फ़ैसला था। एक स्टेबल लाइफ, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता, और बच्चे जो है वो अब फैमिली जो है वो ज़रा एक महफूज इन्वायरमेंट में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लाइफ इज़ गुड। लेकिन साथ एक चैलेंज और भी है। अमेरिका एक बहुत महंगा मुल्क है, और यहाँ पे आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए भी न्यूयॉर्क सिटी में आपको 5 से 6 हज़ार डॉलर आपके पास होना महीने के ज़रूरी है, वरना आप यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। जवाब के साथ फैमिली जी। अच्छा सज्जाद भाई, बहुत ही कम अरसे में वो यहाँ पे आए और सेटल हो पाए, और अभी उसने एक ऑर्गेनाइजेशन का वो इफ्तिताह भी कर लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो सज्जाद भाई बहुत ही कम अरसे में यहाँ पे सेटल हो पाए। तो सज्जाद भाई से पूछते हैं कि अगर कोई आना चाहे, कौन कौन से ऑप्शन हैं अमेरिका आने के लिए, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? सज्जाद भाई, तो यानी जो बंदा 30 से अबव हो और फैमिली के साथ आना चाह रहा हो, आप ऑप्शंस बता दें। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका आने के लिए और इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तभी आप यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा अपार्टमेंट भी अगर आप किराए पे लेते हैं तो वो $2000 से कम में आपको नहीं मिलेगा। सही। और ग्रोसरी वगैरह अगर आपको करनी है, और जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं तब भी फैमिली के साथ $4 से $5000 महाना आपके अखराजात हैं यहाँ पे। सही। तो डिपेंड करता है, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, तब तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप पहले से ही इमिग्रेंट वीज़ा लेकर यहाँ आएंगे। सही, वो तो बहुत ईजी, और आपके लिए बड़ा इजी राउट है वो, आपके पास वर्क ऑथराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी पहले दिन होगा। सही। लेकिन अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, या अगर आप किसी स्किल्ड बेस्ड वीज़ा प्रोग्राम के तहत आना चाहते हैं,
तब आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने आप पे, अपने फ्यूचर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। शकूर भाई के यूट्यूब चैनल पे हमारी पुरानी जो वीडियोस हैं वो मौजूद हैं, उसमें हमने बड़ा तफसील से बात की है कि अमेरिका आने के लिए आप अगर आना चाहें तो अपने प्रोफाइल के एतबार से कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर हो सकता है। जैसे हमने E2 पे बात की, हमने EB3 पे बात की, हमने R1 पे बात की, और इसी तरीके से हमने बताया कि B1 B2 वीज़ा को भी अगर आप यहाँ आके किसी और कैटेगरी में स्टूडेंट वीज़ा में तब्दील करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है, वो वीडियोस देखिए। और दूसरा ये है कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो पहले से तैयारी करके आएँ। बग़ैर तैयारी के आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इब्तदाई तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शकूर भाई से आप ईमेल के ज़रिए रब्ता करें, और दूसरा किसी दिन मैं और शकूर भाई कोशिश करेंगे कि इस पे हम कोई लाइव सेशन करें, ये पहले से अनाउंस करेंगे। तो आपके सवालात अगर होंगे हमारे पास तो हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब देने की ट्राई करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि अगर आप अभी 40 साल के नहीं हुए और आप के पास वसाइल हैं तो अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, आपको यहाँ आना चाहिए। आपके बच्चों के पास अगर आज से 8 साल बाद 10 साल बाद अमेरिकन पासपोर्ट है, वो यहाँ की यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो ये एक सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होगा जो आप अपनी अगली नस्ल को दे सकते हैं। आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट यानी अगर कोई बंदा फैमिली समेत आना चाह रहा हो और बहुत सी मुश्किलात से बचना चाह रहा हो तो सबसे बेहतरीन और आसान रास्ता वो है इन्वेस्टमेंट का, E2 वीज़ा। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप जो है वो R1 भी लेते हैं, अच्छा, या अगर आप E2 भी लेते हैं, या आप EB3 लेते हैं, तो आपको वकीलों की फ़ीसें, गवर्नमेंट की फ़ीसें, और जितना अरसा आप यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेटस के इंतज़ार में हैं, सही, तो वो आपके पैसे तो लगते हैं ना। यानी आप 20-25 से लेके $50,000 तक के अखराजात आपके हो जाते हैं जब आप अमेरिका में सेटल होने की कोशिश करते हैं। सही, यानी अगर आपने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा लेना है उसके लिए भी आपको स्पॉन्सर को स्पॉन्सरशिप ढूंढने के लिए बिल्कुल पैसे ढूंढने देने के पड़ेंगे, लिए वकील को देने पड़ेंगे जी। Yes, तो आपको ये consultancy बात के। समझनी होगी कि आप यहाँ अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। और अगर दूसरा वो आपने जो सवाल किया, E2 वीज़ा मेरे ख्याल से एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है पाकिस्तान वालों के लिए, क्योंकि कुछ ही ममालिक ऐसे हैं कि जिनका अमेरिका के साथ बिजनेस टेरिटरी का जो है वो अग्रीमेंट है। इंडिया वालों के पास नहीं है, पाकिस्तानियों के पास है। यानी सही। सिर्फ जो है वो $1 लाख आप इन्वेस्ट करके अमेरिका में आप अपनी पूरी फैमिली समेत यहाँ पे आ सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं, यहाँ जब तक चाहे क़याम कर सकते हैं। वो हर 2 साल बाद आपका आसानी से रिन्यू भी हो जाता है। छोटा सा कोई आप जो है वो बिज़नेस बाय करें, कोई आप मोबाइल शॉप खोल लें, कोई पिज़्ज़ा शॉप खोल लें, कोई बेकरी लगा लें, और यहाँ पे पहले से किसी चलते हुए बिज़नेस के अंदर 50% के 51% के आप पार्टनर बन जाएं, तो आप जो है वो आसानी से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस बारे में तफसीली वीडियो मेरे ख्याल में आपके चैनल पे मौजूद है। यस, मैंने 1-2 वीडियो रिकॉर्ड की है, उस पर आप अंदाज़न बता दें कितना इन्वेस्टमेंट आता है E2 वीज़ा पे मिनिमम। देखिए 2 सूरतें हैं, या तो जो है वो आप विज़िट वीज़ा लेने के बाद अमेरिका में आकर E2 वीज़ा जो है वो आप चेंज करेंगे, यानी B1 B2 से आप स्टेटस चेंज करके जाते हैं, E2 तक, यानी आप अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। सही है। तब तो मेरे ख्याल से 50 से 60 हज़ार $70,000 में भी आपका काम हो जाता है, सही है। ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप ये जहन में रखें कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार डॉलर तो आपका अटर्नी जो है वो आपसे फ़ीस चार्ज करेगा, क्योंकि इसका बहुत सारा पेपर वर्क होता है। फिर अगर आपको ये प्रीमियम प्रोसेसिंग करवानी है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, और आपको $1 लाख कम से कम जो है वो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो कि जो वीज़ा इंटरव्यू लेने वाला काउंसलर है वो कंसिडर कर सके कि हाँ भाई आप सीरियस हैं। अच्छा, तो यानी ये $1 लाख में मेरी रिकमेंडेशन है कि कम से कम ये या इससे ज़्यादा रकम आपके पास हो, तभी आप इस बारे में आप प्लान करें। यस, ये हम E2 इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 50,000 या $1 लाख। ये 50,000 या $1 लाख इन्वेस्ट यहाँ पे अपना बिजनेस ओपन करना पड़ता है। अपना बिजनेस ओपन करना पड़ता है। जल्दी जल्दी में प्रोसेस बताता हूँ कि अगर आप अमेरिका में ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड इमिग्रेशन अटर्नी के साथ रब्ता करें। हम लोग वकील नहीं हैं, ठीक है, और हम ये सर्विसेज भी हम फराहम नहीं करते। तो जनाबे वाला आप उनसे रब्ता करें, वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, LLC या कारपोरेशन, और उसका जो है वो टैक्स ID लेंगे, फिर उसका बैंक अकाउंट खोलेंगे। उसके अंदर जो है वो आप पाकिस्तान से लीगल वे में पैसे जो है बैंक वायर करेंगे।
फिर वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे कोई बिज़नेस बाय करेंगे। बिज़नेस बाय करने के बाद यहाँ USCIS को वो E2 की पिटीशन जो है वो बना के भेजेंगे, ठीक है। सही है। वो अप्रूव होके आएगी और फिर आपकी अपॉइंटमेंट कराची या इस्लामाबाद की एम्बेसी में जो है वो तय होगी। आप वो पटिशन मंजूर शुदा जो है वो लेकर जाएंगे, वहाँ पे वो आपको इंटरव्यू करेंगे और बेसिक सवालात होंगे, वो आपका अटर्नी आपकी तैयारी करवाएगा और इस तरह आप अपनी फैमिली के साथ वीज़ा ले सकेंगे। 6 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाता है और मैंने अब तक देखा है कि इसमें 98% अप्रूवल रेट है। तो ये बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कॉफ़ी शॉप से लेके फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर, या बिज़नेस की भी एक मखसूस हाँ, बिज़नेस फिजिकल बिज़नेस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं वहाँ पे ई-कॉमर्स की कंपनी चलाऊँगा अच्छा, या मैं वहाँ पे बैठ के वेबसाइट्स बनाऊँगा। सही। वो कहते हैं कि जी कुछ ना कुछ आपका स्टेक पे जो है वो लगा हुआ हो, यहाँ पे अमेरिका में, अमेरिका ताकि में अमेरिकन आवाम को फ़ायदा पहुँचे लेबर और को। जॉब्स क्रिएट हों। सही। तो आपको जो है वो कोई भी फिजिकल बिजनेस, कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई पिज़्ज़ा शॉप है, कोई छोटा मोटा ग्रोसरी स्टोर है, या इससे ज़्यादा पैसे हैं तो आप गैस स्टेशन लेके भी ये काम कर सकते हैं। नहीं, इसकी मुझे समझ नहीं आई। 50,000, 1 लाख, कोई इस तरह फिक्स अमाउंट नहीं है। ये क्या पैमाना है इसका? इसका क्या पैमाना आपने ये जॉब्स है, कितने क्रिएट करने हैं या कितना टैक्स आपने फाइल करना है, ये पैमाना होगा? नहीं, इसमें ये है कि भाई आप जो है वो 50,000 में कौन सा बिजनेस आता है यहाँ पे? यस। कोई भी नहीं आता। या ये ग्रिजली कॉफ़ी जहाँ पे ये हम बैठे छोटा हुए हैं, कॉफी शॉप भी 70-80,000। नहीं, वो तो जो है ना हमें लग रहा है, लेकिन ये पूरा इसको बनाने में, जगह लीज करने में और दीगर हिडन एक्सपेंस सब मिला के कम से कम ये ऐसी जगह हम खुद बनाने जाएं तो 1.5-2 लाख डॉलर का खर्चा है। यस। ठीक है, तो ये तो इनका एक्सपीरियंस था, इनको एक और ब्रांच खोलनी थी तो इनको शायद कम पैसे लगे होंगे। सिर्फ ये मशीन $10,000 का है, हाँ। ये जो कॉफ़ी का लगा हुआ जी, है। तो कहने का मकसद ये है कि आप वीज़ा अप्लाई करते हुए बता रहे हैं कि जी आपके 3 बच्चे हैं, बीवी है, आप खुद हैं, और आप कह रहे हैं जी मैं वहाँ पे मोबाइल शॉप चलाऊँगा। वो मोबाइल शॉप टोटल जो प्रॉफिट है वो $2,500 जनरेट कर रही है, तो आप 5 अफराद की फैमिली कैसे सर्वाइव करेंगे $25 में? सही। तो कम से कम कोई लॉजिकल जो है वो नंबर्स हों कि हाँ जनाब ये $1,00,000 की हमने ये बिज़नेस लिया है, इससे महीने का जो है वो $7,000 प्रॉफिट निकलेगा, $2,000 खर्चा करेंगे, $5,000 हम अपना फैमिली के एक्सपेंस करेंगे। सही। तो ये ज़रा आसान होता है समझाना, अगले वाले को कायल करना। सही। जी, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे आसान ऑप्शन जो है वो E2 का है। और बाकी वीज़ास पे भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास स्किल है और अच्छी डिग्री है और आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, आप compete कर पाते हैं, तो उसके लिए EB3 वीज़ा है, EB1 वीज़ा है, E2 वीज़ा है और EB3 वीज़ा है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के लिए, और R1 वीज़ा है। उसके लिए फिर आपको जॉब चाहिए। जॉब यहाँ पे ढूंढना अमेरिका में अगेन ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, को बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। तो दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन है B1 B2 वीज़ा का। विजिट वीज़ा पे आप आते जाते रहे, आप मैक्सिमम 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे आते रहे और फिर वापस चले जाए पाकिस्तान, 6 महीने बाद एग्ज़िट करके फिर आ जाए। यहाँ पे आप एक्सप्लोर करते रहे अपॉर्चुनिटीज़ जॉब और बिज़नेस के। सबसे आसान तरीन रास्ता इस वक्त जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए सबसे आसान तरीन रास्ता वो है E2 वीज़ा, E2 इन्वेस्टमेंट वीज़ा। इस पे आपको बिज़नेस, यहाँ पे आप बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं और आपको ये सारे जो टेंशन होते हैं इन टेंशन से आप बच जाते हैं। वरना यहाँ पे आके आपको, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, मैंने MBBS के डॉक्टर देखे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप पे उनको जॉब नहीं मिल रही होती। हाँ, ये जो कॉफ़ी शॉप की जॉब है यहाँ पे उनको कॉफ़ी शॉप की जॉब नहीं मिल रही होती। MBBS फार्मासिस्ट है, उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो यानी और जॉब आपको करने पड़ेंगे टू द मैक्सिमम। अगर आपने बड़ी अच्छी वो प्रोग्रेस किया, आप टैक्सी चलाएंगे। हाँ, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो E2 वीज़ा है जिन लोगों के पास पैसे हैं। E2 इन्वेस्टमेंट करें, अपना बिजनेस होगा, अपनी फैमिली समेत आए और बिज़नेस यहाँ पे चलता है। एक चीज़ की गारंटी हम देते हैं, अमेरिका में बिज़नेस चलता है। अगर आपकी दिलचस्पी होती है, आप में कंसिस्टेंसी है और आप मेहनत कर रहे हैं तो बिज़नेस यहाँ पे नाकाम नहीं होता। आप 2-3 साल तक वो बिज़नेस चलाए, वो बिज़नेस आपको हर तरह का सपोर्ट देगा और आपको यानी विदिन 3-4 मंथ आपको उतनी रेवेन्यू जनरेट करके देगा जो पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री भी जनरेट करके नहीं दे सकती। आप कभी मेरे पास घर पे तशरीफ़ लाइए लॉन्ग आइलैंड, सही। तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे कि वहाँ पे पाकिस्तानी जो रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है न्यूयॉर्क के 5 बोरोज़ की बनिस्बत, आपको पता है। यस। मोंटोक और हम्पटन्स, दी हम्पटन्स देखने का शौक है मुझे।
जी लाजमी चलेंगे और इंशाल्लाह। वहाँ पे एक इंडियन रिजर्वेशन भी है उन्हीं के करीब। फिर वहाँ पे देसियों के जो ज़्यादा मशहूर इलाके हैं वो वैली स्ट्रीम जो कि बिल्कुल लॉन्ग आइलैंड के स्टार्ट में है जहाँ मैं रहता हूँ। फिर उसके अलावा जो है वो आगे जो हिक्सविल का एरिया है सही। वो बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, चाय खाने हैं। हिक्सवेल और वैली स्ट्रीम जी ये कवर करते हैं जब मैं आऊँगा। जी इंशाल्लाह। वहाँ पे घूम फिर लेते हैं। जी और एक मेरी ख्वाहिश है दी हम्पटन्स और मोनटॉक देखने की। ज़बरदस्त। लॉन्ग आइलैंड बहुत कमाल की जगह है। वहाँ के आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला एटीएम जो जहाँ लगा था वो लॉन्ग आइलैंड में लगा था। अच्छा। हाँ, यस वो और वेरी दुनिया की जो सबसे पहली जो है वो कमर्शियल फ्लाइट थी, कमर्शियल फ्लाइट वो लॉन्ग आइलैंड से उड़ी थी वो। लॉन्ग आइलैंड नाजरीन बहुत एक्सपेंसिव जगह है और इनके टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन सिस्टम उनका टॉप का है। ये यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में जितने भी एक अमीर बिलियनियर्स और मिलियनियर्स लोग रहते हैं वो लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं और बिज़नेस यहाँ पे करते हैं। और फिर लॉन्ग आइलैंड के बिल्कुल लास्ट में मोनटॉक दी हैम्पटन्स, वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है, अमेरिका का द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया। जो मैनहट्टन के जितने भी बिलियनियर्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो सजाद भाई के साथ वो एरिया भी हम कभी विजिट करेंगे इंशाल्लाह। सजाद भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। अभी नेक्स्ट व्लॉग में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अबाउट योर इंशाल्लाह। क्रिप्टो जर्नी। डेफिनेटली इंशाल्लाह। जी ज़रूर थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।